नमस्कार साथियों, आज हमारा अगला लेक्चर है मानव शरीर की स्थूल योजना। स्थूल जो बाहर से दिखाई दे रहा है, एक होता है स्थूल, एक होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म जो अपनी आंखों से दिखाई न दे, और स्थूल जो हार्ड मांस का जो हमारा शरीर बना हुआ है वो स्थूल शरीर है। देखिए, बाह्य रूप से देखने से मानव शरीर केवल एक इकाई के रूप में दिखाई देता है। बाहर से अगर हम शरीर को देखते हैं तो पूरा शरीर एक इकाई के रूप में दिखाई देता है, पर यह अनेक तंत्रों से मिलकर के बना हुआ होता है। विभिन्न प्रकार के तंत्र अंदर मौजूद हैं जिनसे हमारा शरीर कार्य करता है। ऐसा हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा भी। बाहरी संरचना एवं आकार प्रकार के आधार पर पूरे शरीर को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित जो 5 भाग हैं इनमें बांटा गया है। पहला है आपका सिर, दूसरा ग्रीवा, तीसरा धड़, फिर उदरोसा है, फिर अधोसा। इस प्रकार से 5 भागों में पूरे शरीर को बांटा गया है। पहला है सिर। सिर के बारे में चर्चा करते हैं। सिर के 2 भाग होते हैं, पहला खोपड़ी और दूसरा चेहरा। 2 भाग होते हैं, खोपड़ी और चेहरा। सिर के 2 भाग। खोपड़ी अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर के बनी हुई होती है तथा एक गोलाकार आकृति में होती है। जो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बनी हुई होती है और एक गोलाकार आकृति लिए हुए रहती है। इसके आंतरिक खोखले भाग को क्रेनियल कैविटी अर्थात कपाल गुहा भी कहते हैं। इसी गुहा में ही हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। इसी क्रेनियल कैविटी जो होती है कपाल गुहा, उसमें हमारा पूरा जो मस्तिष्क का भाग है वो सुरक्षित रहता है। अगर ये क्रेनियल कैविटी नहीं हो तो आपके मस्तिष्क को कभी भी चोट पहुंच सकती है। लेकिन सुरक्षा जो करने वाला है वो जो ऊपर उसके छोटी छोटी हड्डियां लगी हुई होती हैं, और दूसरा कपाल गुहा होती है, उसी के कारण उसको सुरक्षा मिलती है। इसी गुहा में ही हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। खोपड़ी की कड़ी एवं मजबूत हड्डियों के कारण ही मस्तिष्क किसी भी बाहरी आघात से सर्वदा सुरक्षित रहता है। छोटी छोटी हड्डियों का आवरण बना होने के कारण तथा मजबूत हड्डियों के कारण, छोटी छोटी प्लस मजबूत हड्डियों के कारण ही व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो किसी प्रकार की बाहरी चोट लगने पर उसको चोट अनुभव नहीं होती या उसको चोट से सुरक्षा मिलती। कपालस्थ्यु से जुड़ा हुआ हमारा चेहरा होता है। जो हमारा चेहरा है वो फेस है, ये कपाल की जो अस्थि है उससे ही जुड़ा हुआ होता है, और इसमें 14 अस्थियां बताई गई हैं। अब जो कपाल अस्थियों से जुड़ा हुआ जो हमारा चेहरे का भाग है, इसके छोटे छोटे कोटर होते हैं। उसमें किसी में कान, किसी में आंख, नाक, जबड़ा, ये सारी चीजें इसमें मौजूद रहती है। तो ये हमने सिर के 2 भाग पढ़ लिए। सिर के अंदर मस्तिष्क को कौन सुरक्षा प्रदान करता है, हड्डियां मजबूत होती है, प्लस जो इसके जो छोटे छोटे खोखले भाग होते हैं उसमें आंख, नाक, कान, जबड़ा, ये सब चीजें मौजूद रहती है। ये हमने सिर के अंदर पढ़ा। अगला है हमारा ग्रीवा, गर्दन। जो गर्दन होती है वो दिखने में सबको बाहर से एक जैसी दिखाई और होती भी अंदर से एक जैसी है। फर्क छोटे बड़े का होता है।
बनी हुई लचीली संरचना, छोटी छोटी मांसपेशियां और जो बिल्कुल छोटी छोटी अस्थियां हैं उनके संयोग से मिलकर के यह एक लचीली संरचना बनी हुई है। लचीली, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे घूम सकती है, मूवमेंट कर सकती है, इसलिए इसमें लचीलापन का गुण पाया जाना अनिवार्य है। और ग्रीवा के कारण ही सिर धड़ से जुड़ा हुआ रहता है। अगर ये चीज नहीं है तो क्या आपकी जो सिर का भाग है और जो धड़ है ये आपस में जुड़ सकते हैं? नहीं, बीच में ग्रीवा होनी जरूरी है। नाक से आकर फेफड़ों तक जाने वाली श्वास नली, जिसको अपन ट्रेकिया कहते हैं, नाक से फेफड़ों तक जो श्वास नली होती है उसको इंग्लिश में ट्रेकिया कहते हैं, तथा मुख्य गुहा से आकर आमाशय तक जाने वाली ग्रास नली ग्रीवा से होकर के गुजरती है। जो हमारी ग्रीवा है उससे जो ग्रास नली जुड़ी होती है, जो हमारा भोजन मुंह से आमाशय तक पहुंचाती है। दूसरा होता है श्वसन नली, श्वसन का बोल श्वसन नली। ये दोनों चीजें हमारे ग्रीवा से ही होकर के गुजरती है। और जो ग्रास नली उसका कार्य है कि मुंह से जो भोजन हमने ग्रहण किया उसको आमाशय तक पहुंचाना। और जो श्वास नली है उस श्वास नली का कार्य क्या है कि जो हमने नाक से जो श्वास ग्रहण किया उसको फेफड़ों तक पहुंचाना। ये दोनों ग्रीवा के अंदर मौजूद रहते हैं। ग्रीवा में आगे की तरफ श्वास नली तथा पीछे की तरफ ग्रास नली होती है। ध्यान रखिएगा कि आगे की तरफ श्वास नली, जैसे मान लो मुंह इस साइड है तो आगे की तरफ में श्वास नली, ये श्वास नली हो जाएगी। और इसके पीछे भोजन नली, जो अपन जिसको ग्रास नली कहते हैं, यह आमाशय में जाकर के जमा हो जाता है। तो ये हो जाएगी हमारी आगे वाली श्वास नली और पीछे वाली ग्रास नली। ग्रीवा के सबसे पीछे के भाग में कशेरुकों से बना हुआ कशेरु का दल, जिसको अपन वर्टेबल कॉलम भी कहते हैं, यह प्रारंभिक भाग होता है। ये जो अंतिम भाग होता है एकदम पूरा लास्ट तक, इसमें आप देखेंगे कि यहां से वर्टेब्राई कॉलम स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और ये पूरी कशेरुकों से मिलकर के बनी हुई होती है, जिसको अपन रीढ़ की हड्डी नाम देते हैं। यह गर्दन को मजबूती प्रदान करती है। हम जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें एक सूत्र बनता है CTLSC, सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सैक्रम कॉक्सिस। ये हमारे जो रीढ़ की हड्डी में विभिन्न प्रकार की जो हड्डियां पाई जाती है, इसमें 7 हड्डी सर्वाइकल में होती है, थोरेसिक में 12 हड्डियां, 5 लंबर में होती है, सैक्रम में 5 होती है और कॉक्सिक में 4 होती है। 7 12 5 5 4 CTLSC। इसको अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं, C7 T 12 L 5 S 5 और C 4, CTLSC 7 12 5 5 4। यह इसका क्या कार्य, मुख्य कार्य शरीर को सीधा रखना और जो गर्दन का जो भाग है इसको मजबूती प्रदान करना। मस्तिष्क से
से मिलकर नीचे की ओर जाने वाली सुषुम्ना मेरुदंड के अंदर से गुजरती है, जिसको अपन स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। जो मस्तिष्क, यहां जो हमारा मस्तिष्क है, इससे जो सुषुम्ना निकलती है, यह मेरुदंड के अंदर से ही गुजरती है। अगला है धड़। थर्ड नंबर पे धड़ा। धड़ में बहुत सारी चीजें हैं। धड़ शरीर के मध्य का सबसे बड़ा और भीतर का खोखला भाग, शरीर का सबसे बड़ा और भीतर का खोखला भाग, ये धड़ गर्दन से नीचे नीचे पूरा, कमर से ऊपर, जिसके अंदर सभी महत्वपूर्ण अंग स्थित होते हैं। हमारा जो शरीर है, इसमें जो धड़ का भाग बताया गया है, इसके अंदर महत्वपूर्ण अंग, महत्वपूर्ण अगर देखो, एक हाथ होगा नहीं होगा चलेगा, ठीक है, एक कान नहीं होगा चल जाएगा, लेकिन हृदय बेचारा एक ही और वो ही नहीं होगा, जीवनीयापन करना असंभव, ठीक है। फेफड़े दो हैं, अपने आप में बहुत ही शरीर को संचालित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। फेफड़े खराब हो जाएंगे तो आपकी जो प्योरिफिकेशन है, बॉडी का जो इंटरनल जो प्योरिफिकेशन होता है ब्लड का, ऑक्सीजन गैसेज का, वो नहीं हो पाएगा, व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए इसके अंदर बताया कि महत्वपूर्ण आपका पेट का भाग है, तो स्टोमक होता है, आप जो भी ग्रहण करते हैं वो पेट के अंदर करता है। मान लीजिए आपके अंदर आमाशय हो ही नहीं, तो आमाशय नहीं हो तो आप जिंदा ही नहीं रहोगे, क्योंकि जब आप कुछ खाओगे नहीं तो एनर्जी कहां से मिलेगी, बिना एनर्जी व्यक्ति जिंदा कैसे रहेगा। हमारी किडनी है, महत्वपूर्ण अंग है, बॉडी का फिल्टरलाइजेशन नहीं करेगी वो लिक्विड का, तो खत्म है। फिर आपने जैसा लिक्विड लिया वैसा का वैसा एक्सक्रीटरी सिस्टम द्वारा बाहर निकाल दिया जाए। अगर आपके शरीर में लीवर नहीं है, जिंदगी पूरे खतरे में पड़ जाएगी। बहुत सारे इसमें अंग हैं जो अपना बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। एक अंग को अगर आप डिस्प्लेसमेंट कर दो, समझ से बाहर हो जाएगा पूरा काम। इसीलिए बताया गया है कि हमारा जो धड़ है, इसके अंदर बहुत ही विशिष्ट कार्य प्रणाली के अंग समाहित होते हैं। अब जो हमारा जो धड़ है वो दो भागों में बंटा हुआ होता है, और बांटने वाला कौन है? जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम की जो मसल्स, जो पेशियां होती है, वो इसको दो भागों में विभाजित करती है। पहला हो जाएगा वक्ष, जिसको अपन थोरक्स बोलते हैं, केवल वक्ष स्थल तक का भाग, चेस्ट का जो भाग है बोलते हैं। निचले भाग, जो वक्ष स्थल से निचले का जो उधर का जो भाग है, उसको एब्डोमेन पार्ट कहते हैं, एब्डोमेन पार्ट कहते हैं। संपूर्ण वक्ष पीछे की तरफ से मेरुदंड तथा आगे की ओर पसलियां, पूरा जो धड़ है इसमें पीछे के भाग की तरफ तो मेरुदंड पर आगे की तरफ भी पसलियां मौजूद रहती है, और बीच में जहां हमारी रिब्स आकर के दोनों बीच में मिलती है वो स्ट्रोनम कहलाता है, उरोस्थी। हिंदी में उसको बोलते हैं उरोस्थी और इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रोनम। एवं अंश मेखला पेक्टोरल ब्रिडल इन सबसे सुरक्षित रहता है। जो हमारे जितने भी आंतरिक अंग हैं
वो इन मेरुदंड, पसलियां, स्ट्रम, ये जो पेक्टोरल, ग्रिडल, इन सबसे सुरक्षा लिए हुए रहता है। ये सारी हड्डियां मिलकर पिंजरे का रूप लेती है। पिंजरे का रूप ऐसे लेती है कि ये व्यक्ति का चित्र बनाते हैं अपन एक बार। ठीक है, इसको अपन मानव मान लेते हैं। ये सिर हो जाएगा, ये गर्दन हो जाएगी, ये दोनों कंधे, और ये जो चेस्ट का पार्ट है ये तो हो जाएगा थोरैक्स, और ये हो जाएगा एब्डोमेन पार्ट, उदर का पार्ट। और इसको बांटने वाला कौन है? जो डायफ्राम, जो डायफ्राम पेशी होती है वो इन दोनों भागों को विभक्त करती है दो भागों में। और एक बार इसको अपन मिटा देते हैं। अब देखिए, ये इस दोनों अपन फेफड़े की आकृति मानते हैं। हमारा हृदय इधर रहता है, लेफ्ट साइड में होता है, पूरा लेफ्ट साइड नहीं, हल्का सा बाईं तरफ होता है, सेंटर से हल्का सा बाईं तरफ। तो जब हम इन जो जितने भी अंग हैं अंदर की तरफ, इनको जब सुरक्षा देते हैं, तो जो हमारी जो पसलियां हैं, जो हमारी जो पसलियां होती है, और जो पीछे का पीठ का भाग, जो मेरुदंड का भाग होता है, और इन दोनों का जो संगम स्थल है स्ट्रनम, स्ट्रनम और पेक्टोरल ग्रिड, अंश मेखला, यह हमारे धड़ के अंदर जितने भी विशिष्ट अंग पाए जाते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। मैंने आपको एक डायग्राम बना करके समझा, अच्छा है कि डायग्राम अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन समझाने के हिसाब से मैंने आपको बताया। और ये सारी हड्डियां मिलकर के पिंजरे का रूप ले लेती है, और यही पिंजरा फेफड़ा, हृदय और जो हमारे जितने भी आंतरिक अंग हैं इन सबको सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए, जो हमारा एब्डोमेन पार्ट होता है, जो उदर का भाग है, ये उदर का भाग मांसपेशियों से बना होने के कारण मुलायम दिखाई देता है। हमारा जो एब्डोमेन पार्ट है ये मुलायम होता है। इसके ऊपर पेशियों का बैंड होता है। ये जो हमारा एब्डोमेन पार्ट है, ये पेशियां जुड़ी होती है। इसके अंदर लीवर, पैनक्रियाज, स्टोमक, किडनी, इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड छोटी आंत और जो बड़ी आंत है वो दोनों इसमें मौजूद रहती है। इस प्रकार से ये सारे अंगों को भी सुरक्षा प्रदान करती है। उदर के निचले हिस्से में जिसे श्रोणि कहा जाता है, मूत्रा, वहां पर मूत्राशय एवं व्यक्ति के जननांग मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो धड़ का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब पढ़ेंगे ऊर्ध्व शाखाएं, अपर एक्सट्रीमिटी।
देखिए हमारे शरीर को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया गया है। उधर शाखाएं अर्थात धड़ के सबसे ऊपरी भाग से दो शाखाएं निकल करके नीचे लटकती है। जो हमारा धड़ होता है उसका सबसे ऊपरी हिस्सा, उससे दो शाखाएं निकल करके नीचे लटकती है, जिसको हम बायां हाथ और दायां हाथ नाम देते हैं। बाईं शाखा को बायां हाथ और दाहिनी शाखा को दाहिना हाथ कहा जाता है। धड़ के उस भाग को जहां से शाखाएं निकलती, धड़ के उस भाग को जहां से शाखाएं निकलती उसको अपन कंधा कहते हैं। धड़ का ऊपरी हिस्सा ये, यहां से दो शाखाएं लटक रही है तो दोनों का नाम हो जाएगा हाथ, और जहां से शाखाएं निकलना प्रारंभ हुई उसको अपन कंधा कहते हैं। प्रत्येक शाखा को भुजा, कोहनी, कलाई एवं उंगलियों में विभाजित किया जा सकता है। कंधे के बाद में भुजा होती है, कोहनी होती है, कलाई होती है, अंगुलियां होती है। इन अलग अलग भागों में हमारा पूरा हाथ बना हुआ होता है। हर हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं। अब आप में से कोई अगर कह देगा कि 6 अंगुलियां हमने देखी, अपवाद भी होते हैं, लेकिन जो सामान्य पुरुष हैं उसमें उसकी हाथ की अंगुलियों की संख्या 5 ही होती है। जिसके संवर्ग भाग में नाखून होता है, जो अंगुलियों का जो ऊपरी अंतिम जो भाग होता है उसमें नाखून होते हैं। कंधा, कोहनी, कलाई एवं उंगलियां ऐसे विशिष्ट अंग शक्तियों से बने हुए होते हैं जो आवश्यकता के अनुरूप शरीर की विभिन्न गतिविधियों में शरीर की सहायता करते हैं। ये जो हमारा कंधा, ये तो हो जाएगा कंधा, ये हो जाएगी कोहनी, कलाई, ये अंगुलियां, यहां पर हाथ। तो ये हमारा जो धड़ का ऊपरी हिस्सा है, यहां से जो शाखाएं लटकती है वो तो हो जाएंगे हाथ, और जहां से शाखाएं लटकना प्रारंभ हुई वो हो जाएंगे हमारे शोल्डर जॉइंट, कंधे का। और फिर इसको 3 भागों में, 4 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला भाग हो जाएगा कंधा, कोहनी, फिर हो जाएगा कलाई, फिर हो जाएगी उंगलियां, फिर हो जाएंगे नाखून। और इसके अंदर जितनी भी हड्डियां लगी हुई होती है वो अलग अलग प्रकार की हड्डियां हैं। और जैसे ही हमारे शरीर से किसी भी गतिविधियों को संपादित या संचालित करवाना होता है या कोई भी गतिविधि करनी होती है तो उसमें ये अस्थियां अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। अगला है अधो शाखाएं। अधो शाखाएं, लोअर एक्सट्रीमिटीज। धड़ के निचले हिस्से से 2 शाखाएं निकलती हैं। जो धड़ का जो अंतिम हिस्सा है यहां से 2 शाखाएं निकलती हैं। आप समझ सकते हैं, 2 शाखाएं निकलती है, उसको नाम दे सकते हैं। जो बाईं शाखा है उसको बायां पैर, और जो दाईं शाखा है उसको दायां पैर। दोनों पैर धड़ के अस्थि श्रोणी मेखला से जुड़े होते हैं। जो अंतिम भाग जो बताया आपको श्रोणी होती है, जहां से मूत्राशय व्यक्ति के जननांग जहां से मौजूद रहते हैं, वहां के अस्थि से श्रोणी मेखला से जुड़े होते हैं। प्रत्येक पैर को जांघ, घुटना, तलवा और पंजा और 5-5 उंगलियों के अंदर इसको विभाजित किया जा सकता है। यहां से ये जुड़ी हुई है तो ये हो जाएगा घुटना, ये हो जाएगा टखना, तलवा, पंजे में 5-5 उंगलियां हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से 5-5 अंगुलियां, टखना, घुटना और जांघ, और इन सब का अपना अपना अलग कार्य, उनकी संगठनात्मक जो संरचना
रचना होती है, उसी से हमारे पैर का निर्माण होता है और उसी संगठनात्मक और सामूहिक क्रियाविधि के कारण ही हमारा पूरा पैर एक साथ कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमने आज जीवन के लक्षण और जो शरीर की जो स्थूल जो योजना है जो बाहर से दिखाई देती है उसके ऊपर हमने अध्ययन किया। तो हमें इतना तो पता चल गया कि ये शरीर कैसे बना हुआ है। अब हम अगले लेक्चर में प्रत्येक सिस्टम के ऊपर डिटेल में स्टडी करेंगे। ये केवल और केवल बेसिक नॉलेज का शरीर के बारे में। अब शरीर के आंतरिक और बाह्य अंग कैसे काम करते हैं, शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, इन सब चीजों के ऊपर अपन अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।